देखिए, आज हम एक बहुत गहरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसे आम तौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि हमें ये आता है, लेकिन जब पूछने पे आया जाए तो हम समझा नहीं पाते। ये मुद्दा है कि कंट्री और नेशन, क्या ये एक ही शब्द है? इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है? क्या इनमें कोई अंतर है? अगर अंतर है तो वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? उसका हम पर क्या असर है? हम क्यों पढ़ें इसे? ये सारी चीज़ों के आज हम जवाब देंगे। हमारा टॉपिक ही मेन ये है, कंट्री और नेशन का फ़र्क, कंट्री वर्सेस नेशन। हम वर्सेस वैसे लिख देते हैं, हमारा काम इन्हें लड़ाना नहीं है या इनके बीच भीतर के सिर्फ भेद बताना नहीं। कॉन्सेप्ट समझा देंगे हम आपको, कंट्री और नेशन का अंतर क्या है, और अगर ये सिमिलर भी हैं तो क्यों है, पर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले मैं ये बताऊं तो उसके तहत मैंने कुछ लिखा है जो भारत से जुड़े इतिहास का हिस्सा है। ये इंडिया की हिस्ट्री से एसोसिएटेड कुछ बातें मैंने लिखी हैं। एक भारत है 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत, जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट कहलाता है, जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत, एक ये भारत। एक भारत 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच का भारत है। ये है डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो आम बोलचाल की भाषा में तो इंडिया ही कहलाता था, बट ये डोमिनियन ऑफ इंडिया है। एक भारत है 26 जनवरी 1950 के बाद का भारत, अब तक का हमारा भारत है, जो डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, रिपब्लिक इंडिया है। वो इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरह से तीन भारत, एक 1947, 1947 15 अगस्त के पहले का भारत ब्रिटिश राज या ब्रिटिश इंडियन स्टेट कहिए, जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है, बर्तानिया साम्राज्य का हिस्सा है। एक भारत 15 अगस्त 1947 मैंने इंडिपेंडेंस डे से लेकर के 26 जनवरी 1950 यानी कि इंडिया की रिपब्लिक होने वाले दिन तक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने वाले दिन तक का भारत, ये डोमिनियन ऑफ इंडिया है। और एक 26 जनवरी 1950 से आगे का भारत, जो कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत है। इतना सारा भारत, ओके। अमूमन हम वो भारत भी जानते हैं जो 15 अगस्त 1947 के पहले वाला भारत है। अंग्रेजी राज था, वो क्या करते थे हमने पढ़ा इतिहास में। हम वो भारत भी बहुत अच्छे से जानते हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद वाला भारत है। लोग ये अंतर नहीं कर पाते कि आज़ादी से बाद, आज़ादी से लेकर के गणराज्य होने के बीच का भारत क्या भारत था। क्या आज़ादी मिल जाना ही काम खत्म था क्या? वो कंप्लीट था क्या? तो अगर वही कंप्लीट था तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 का ये भारत का फेज़ एक अलग फेज़ क्यों है फिर? और फिर इसी से पता चलेगा कि 26 जनवरी 1950 से भारत क्या अलग हो गया। क्यों ज़रूरी है गणतंत्र दिवस मनाना 26 जनवरी? सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्या फ़र्क पड़ गया भारत के गणराज्य हो जाने से? पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? इंडिया भी लिख देते सिंपली, और डोमिनियन ऑफ इंडिया लिखा होता तो क्या फ़र्क होता? आज डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं है, आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ओके। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 का वो डोमिनियन ऑफ इंडिया से जुड़ा कुछ मैंने यहाँ लिखा है, वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। So Dominion of India, officially the Union of India. It was an independent dominion in the Commonwealth of Nations. जो भी नेशंस या नेशनैलिटीज जिनको ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे एक पॉइंट पे, एक टाइम पे, उन सब की साझी विरासत उभर कर के आई। इसे पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते थे, पर 1949 से ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया, इसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाने लगा। सभी नेशनैलिटीज़ की एक साझी विरासत है ये,
द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें भारत का एक, द नेशन दैट इज़ इंडिया, उसका एक पॉलिटिकल हिस्सेदारी हुई, उसकी एक राजनीतिक एग्जिस्टेंस हुई। तो भारत एज अ डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन के तौर पर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बना। सो डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वाज एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950। इस समय के बीच में डोमिनियन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन थी जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा थी। ओके, इतनी बात समझ में आई? समझ आ जाएगी आगे, कोई बात नहीं। द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मलाइज्ड बाय द पैसेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये डोमिनियन ऑफ इंडिया का जन्म कैसे हुआ, भारत आज़ाद हुआ कैसे, इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये एग्जिस्टेंस में आया। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहाँ की लेजिस्लेचर में बना होगा? डेफिनेटली ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। ये जुलाई 1947 में पास हो गया था और इसी ने भारत के एक डोमिनियन के रूप में स्वतंत्र होने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि इसी ने इंडिया के एक डोमिनियन के रूप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में आने का रास्ता साफ किया, रास्ता बनाया। दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, ये पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई 1947 में। और आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी, इंडियाज ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। भारत तब से आज़ाद माना गया एक डोमिनियन के रूप में। ओके, सो द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मलाइज्ड बाय द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट की बदौलत डोमिनियन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, यानी कि भारत आज़ाद हुआ। अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलिंक्विश्ड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इट्स फॉर्मर टेरिटरीज। इसी एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये माना कि आज के बाद जितनी भी टेरिटरीज़ वो अब तक एडमिनिस्टर कर रहे थे उन सभी टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करने के सारे अधिकार वो अपने त्याग देते हैं। अब उन्हें एडमिनिस्टर कौन करेगा? डोमिनियन ऑफ इंडिया के तहत जो सरकार है वो करेगी। हम अपना अधिकार ख़त्म करते हैं। आज से हम उन टेरिटरीज़ के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे जिनके लिए ज़िम्मेदार हम पहले हुआ करते थे। 1947 15 अगस्त से पहले भारत को मोटा मोटा ब्रिटिश राज के अंडर कुछ इस तरह से डिवाइड करिए। एक वो एरियाज़ जो ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे, वो सारी प्रोविंसेस जिन्हें ब्रिटिशर्स डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे, द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और दूसरे वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ओवरऑल ब्रिटिश इंडियन स्टेट प्रिंसली स्टेट्स के अंदर और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था। एक इलाके थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट इंडियन प्रिंसेस मैनेज करते थे, भारत के राजा, और दूसरा इलाका था जो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। इंडियन प्रिंसेस अपनी प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर पाते थे, बट किसकी कृपा से? ब्रिटिश मोनार्क, द ब्रिटिश क्राउन। तो पैरामाउंट पावर ब्रिटिश मोनार्क था, पैरामाउंट सी ब्रिटिश मोनार्क के पास थी। ओके, तो ऐसे में जो भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स एडमिनिस्टर कर रहे थे 15 अगस्त 1947 के पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये मेंशन हुआ कि उन टेरिटरीज पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सभी जिम्मेदारियां खत्म होती हैं। ओके, सो under this act the British government relinquished all responsibility for administering its former territories. The government also revoked its treaty rights with the rulers of the princely states. जो ब्रिटिश एम्पायर होता था, ब्रिटिश मोनार्क जो था, उसके अधिकार होते थे कि भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितने भी राजा हैं, उनके साथ कोई भी संधि करनी है, कोई भी ट्रीटी करनी है, या उनके बीच में जो आपसी ट्रीटीज़ करवानी है, वो ब्रिटिश मोनार्क के अधीन ही हुआ करती थी। अपने सारे ये ट्रीटी राइट्स भी इस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश मोनार्क ने ख़त्म कर दिए। और इसी से फिर ये क्लियर हो गया कि अब ब्रिटिश मोनार्क एम्पायर ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा,
अब से वो भारत का सम्राट नहीं कहलाएगा। ओके, क्योंकि सम्राट, भारत का सम्राट होने के उसके अधिकार खत्म हो गए। सो अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट relinquished all responsibility for administering its former territories. The government also revoked its treaty rights with the rulers of the princely states. Accordingly, the British monarch's title Emperor of India was abandoned. ये खत्म कर दिया गया। ओके, इज दैट क्लियर? अब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो गवर्नमेंट थी वो किस टाइप की थी, किस नाम से कहते थे हम उन्हें, पुकारते थे? ये थी फेडरल कैरेक्टर था इस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वाज ऑफ फेडरल कैरेक्टर, यानी कि एक फेडरल गवर्नमेंट थी और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जिन्हें आज की डेट में आप ऐसा कह लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंसेस को मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स। तो एक फेडरल गवर्नमेंट थी यानी कि आज की यूनियन गवर्नमेंट, तब वर्ड फेडरल यूज़ हो रहा था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में। द वर्ड वाज फेडरल गवर्नमेंट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, यानी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेकेंड जो स्टेट्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और आज वो क्या कहलाती हैं? द स्टेट गवर्नमेंट्स। आज फेडरल गवर्नमेंट हो गई यूनियन गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो गई द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, प्रोविंशियल गवर्नर्स आज हो गए स्टेट के गवर्नर्स, जो हमारे अलग अलग स्टेट में गवर्नर्स होते हैं, और जो उस समय में फेडरल लेवल पर गवर्नर जनरल होता था, आज हमारे यूनियन लेवल पर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, अब गवर्नर जनरल नहीं होता है। ओके, मैं ये समझाऊंगा। तो उस समय में ये टेक्निकल नेम था 1947 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 के बीच की हमारी सरकार की क्या टाइप थी, वो ये थी, इस नाम से जानी जा सकती है, फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कभी आपसे सवाल पूछा जाए क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कौन है वो कॉन्स्टिट्यूशन? अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ ही नहीं है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है वो भी आपको बता देंगे। मोनार्की तो है, वो हम आपको बता ही चुके हैं कि अभी मोनार्की रहेगी, अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, किस फॉर्म में वो समझा देंगे। फेडरल है क्योंकि यूनियन के साथ, सेंटर के साथ साथ स्टेट्स भी हैं। पार्लियामेंट्री है क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लेजिस्लेचर में और उन्हीं में से सरकार बनेगी, और वो सरकार, वो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, यानी कि वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है। इट इज आंसरेबल टू दैम। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए। फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की was the type of government at that point of time between 15th August 1947 to 26 January 1950. मोनार्क कौन था उस समय भारत का? Who was the monarch at that point of time? 1947 से 1950 तक मोनार्क थे जॉर्ज सिक्स। जॉर्ज सिक्स was the monarch. Okay, the George VI was there. So it was the monarch of the British society, British Empire, the British state. तो वही हमारा मोनार्क भी रहेगा, क्योंकि इंडिया अभी डोमिनियन है ना, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एक डोमिनियन के तौर पे ना इंडिया। समझा दूंगा अभी इसका मीनिंग, कोई बात नहीं। तो मोनार्क हैं जॉर्ज सिक्स, मतलब अभी देश में प्रेसिडेंट जैसा वर्ड नहीं आया, राष्ट्रपति नहीं आया, अभी देश के अंदर मोनार्क कल्चर है, वो सिस्टम है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो फिर उस मोनार्क को कोई ना कोई तो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो उस मोनार्क के बिहाफ पे इंडिया में सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैनेज कर रहा होगा, वो है उसका गवर्नर जनरल। तो भारत में गवर्नर जनरल रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक। पहले गवर्नर जनरल हुए हैं आज़ाद भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, ये 1947 15 अगस्त से लेकर के जून 1948 तक रहे हैं। और फिर 1948 से लेकर 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी भी कहते थे। ओके, तो दो गवर्नर जनरल भारत ने डोमिनियन ऑफ इंडिया के समय में देखे हैं, एक लॉर्ड माउंटबेटन है 1947 से 1948, एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। ओके, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत को पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिले, वो थे राजेंद्र प्रसाद।
So Rajendra Prasad was elected as the first president of India on 26 January 1950. 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत में जो मोनार्क है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो जॉर्ज 6 हैं। मोनार्क के गवर्नर जनरल यहाँ पर सारा एग्जीक्यूटिव का काम देख रहे हैं और वो है पहले लॉर्ड माउंटबेटन, फिर सी राजगोपालाचारी। ओके, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय के दौरान? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में वाज द प्राइम मिनिस्टर। 1947 से 1950 तक प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय के दौरान वल्लभ भाई पटेल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। लेजिस्लेचर, इस समय में लेजिस्लेचर का काम कौन कर रही थी? उसके बाद तो पार्लियामेंट आ जाएगी। 26 जनवरी 1950 के बाद इलेक्शन हुए, सब कुछ हुआ, एक पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन उसके पहले तक देश में लेजिस्लेचर कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लेजिस्लेचर है, वही लेजिस्लेचर का काम कर रही थी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द लेजिस्लेचर। ओके, अच्छा, ये लेजिस्लेचर और सरकार काम कैसे कर रही थी? इनको दिशा निर्देश कहाँ से मिल रहे थे? किस अथॉरिटी के तहत काम कर रही थी? विच वाज द डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन क्या था उस समय का? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए जो कानून का काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया है, वो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया है। इन्हीं के दम पर मेजॉरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे 1947 से 1950 के बीच में सरकारें चली हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन मान के। क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तो बन रहा है, तो उस समय तक कोई बुक होगी जिसके बेस पे चलेगा, वो इस कानून के तहत चला है। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द डोमिनियन was exercised on behalf of King George VI by the Governor General, who acted on the advice of his Council of Minister। अब इस लाइन को मैं आज के प्रेजेंट इंडिया में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज के प्रेजेंट इंडिया के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल घबराइए मत। मैं आज के वर्ड यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, आज समझो। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, डोमिनियन नहीं, अब तो इंडिया है। The executive authority of the Republic of India is exercised on behalf of President of India, on behalf of President of India। तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे काम होते हैं। All the executive decisions और all the executive actions are taken on the name of the president। ओके, तो फिर बाय द प्रेसिडेंट ही हुआ, यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही हुआ। कौन करेगा? यहाँ पर देखिए, ये काम करेगा कौन? तो यहाँ पर वो काम उस समय में करने वाले थे गवर्नर जनरल, लेकिन आज के समय में वो काम कौन करता है? द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो काम हो भी राष्ट्रपति के नाम पे ही रहे हैं, आज काम कर भी राष्ट्रपति ही रहे, एक तरह से एग्जीक्यूटिव सारी राष्ट्रपति के तहत ही चल रही है, बट वो एग्जीक्यूटिव यानी कि वो राष्ट्रपति जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही चलेंगे। वो उस समय भी था नियम और आज भी है वो नियम। तो हमारे देश में सिस्टम ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद जिसे कहते हैं, इसको आप कह देते हैं सरकार। ये ही प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है हर काम में, और हर काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, हर फैसला प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, उस समय में सभी तरह के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसकी भी कृपा पर थी, किसके बिहाफ पे थी? मोनार्क के, जो कौन थे? किंग जॉर्ज 6। और उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज एक्चुअली में इंडिया में किंग जॉर्ज 6 के बिहाफ पे कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल। लेकिन वो गवर्नर जनरल ये सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या किंग जॉन की इच्छा से, किंग जॉर्ज 6 की इच्छा से कर रहा था या अपनी इच्छा से कर रहा था? नहीं, वो बाउंड था कि उसे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो इंडिया में करना है वो उस समय की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ही आधार पे करना है। इसलिए इंडिया एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया कहला रहा है, इसलिए ये एक स्टेटस चेंज हो गया है। अब राज अंग्रेजों का उस मायने में नहीं है जैसे पहले था। ओके, अभी ये भी लाइन समझ में आ जाएगी। कैबिनेट सिस्टम यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, द कैबिनेट सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिवेल्ड।
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम उस समय में एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, अब हमने ये बोला कि लेजिस्लेचर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही लेजिस्लेचर थी, तो फिर सवाल आता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में कैसे आई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। जो कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन से 1946 में इंडिया में, उसने जो नेगोशिएशंस यहाँ आकर के इंडियन लीडर्स के साथ की, तो उसने फिर कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया उस प्लान के बेसिस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी है। भारत की संविधान बनाने वाली सभा इस कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्लान के बेस पे ही बनी है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड, तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है इलेक्टेड, तो ये इलेक्टेड है, इसका मतलब ये कहाँ से इलेक्ट हुई, कैसे इलेक्ट हुई, अभी समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। अब आते हैं कि ये इलेक्ट कैसे हुई, इसके मेंबर्स कहाँ से आए। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द न्यू प्रोविंशियल असेंबलीज फॉर्म्ड आफ्टर द 1946 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन जनवरी 1946। ओके, देखिए जनवरी 1946 में इंडिया में जो स्टेट्स होते थे या जो प्रोविंसेस होते थे उनके इलेक्शंस हो गए थे, तो इसके बेसिस पर उस समय में जनवरी 1946 के इन इलेक्शन के बेसिस पर इंडिया में इंडियन प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्टेंस करने लगी। जैसे आज की डेट में हमारे देश में जितने भी अलग अलग स्टेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन सब की स्टेट असेंबलीज होती हैं जिन्हें हम विधानसभा कहते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना, हम इन्हें विधानसभा कहते हैं। इसी तरह से उस समय में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस समय में भी स्टेट प्रोविंसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते थे, और उस समय में 1946 जनवरी में उन प्रोविंसेस में असेंबलीज एग्जिस्टेंस में आ सकें इसके लिए प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, और उनके बेसिस पर जनवरी 1946 के इन इलेक्शन के बेसिस पर नई बनी हुई प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्टेंस में आई। ये जो नई बनी प्रोविंशियल असेंबली एग्जिस्टेंस में आई थी, इन्हीं प्रोविंशियल असेंबलीज ने वोट डाल करके आगे जा करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर पार्टिसिपेट होंगे उन्हें चुन करके भेजा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टेड असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस प्लान से बनी वो प्लान कैबिनेट मिशन ने दिया था, जो ब्रिटेन से भारत आए थे लोग और भारतीय लीडर्स के साथ नेगोशिएट करके उन्होंने जो प्लान डिवाइस किया उस प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर बैठे वो इलेक्टेड थे। उन्हें इलेक्ट किसने किया, वो इलेक्ट असेंबलियों से हुए, प्रोविंसेस की असेंबलियों से हुए। प्रोविंसेस में कौन सी असेंबलियों से आए, वो प्रोविंसेस में वो उन असेंबलियों से आए जो असेंबलीज खुद जनवरी 1946 में हुए इलेक्शंस में के बेस पे बनी थी। आई बात समझ में। तो जनवरी 1946 में पहले प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हुए, उसके बेसिस पर प्रोविंशियल असेंबलीज बनी। इन्हीं प्रोविंशियल असेंबलीज पर जिम्मेदारी लगाई गई कि अलग अलग प्रोविंशियल असेंबलीज में जो चुने हुए लोग पहुंचे हैं वो फर्दर आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन करके लोगों को भेजेंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आएगी जो देश के लिए संविधान बनाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग चुन करके आए उनमें से लोगों को लेकर के आगे एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, दैट इज इंटरिम गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट तब तक देश में काम करेगी जब तक देश अपना संविधान नहीं बना लेता और उस संविधान के बेसिस पर देश अपने मुल्क में एक लोकतांत्रिक चुनाव करा करके नई लोकसभा नहीं चुन लेता। इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया। उसके बेसिस पर फिर फाइनली 1951 में लोकसभा के इलेक्शनों की तैयारियां शुरू हुई। 1952 तक लोकसभा के इलेक्शंस कंक्लूड हो गए और उसके तहत देश को पहली इलेक्टेड लोकसभा मिली, और फिर उस इलेक्टेड लोकसभा में से पहली पॉपुलर कैबिनेट एग्जिस्टेंस में आई, और उसके तहत भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। ओके, पर जब तक वो सब नहीं हो जाता देश को सरकार चाहिए। तो वो जो देश की संविधान के आधार पर बनने वाली स्थायी सरकारें हैं, परमानेंट सरकारें हैं, उसके पहले एक अस्थायी प्रबंध, एक अंतरिम व्यवस्था की गई इंटरिम पीरियड के लिए। और वो इंटरिम गवर्नमेंट का जन्म कहाँ से होता है,
वो इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर आएंगे, जो मेंबर्स कहाँ से चुने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों में से ही वो मेंबर आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कहाँ से आएंगे, इन्हें चुनेंगे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स। ये प्रोविंशियल असेंबली कहाँ से एग्जिस्टेंस में आएगी, 1946 जनवरी में इसके इलेक्शंस हुए थे। तो सबसे पहला स्टेप है 1946 में जनवरी में इलेक्शंस हुए, देश की अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्टेंस में आई। उन्हीं मेंबरों की जिम्मेदारी लगाई गई कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए मेंबर इलेक्ट करने हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर इलेक्ट किए। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ मेंबर लेकर के आगे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और इसी इंटरिम गवर्नमेंट को बोला गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द कैबिनेट। इसी इंटरिम गवर्नमेंट ने, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने आगे जाकर के एड एंड एडवाइस किया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। यही गवर्नर जनरल किंग जॉर्ज 6 के बिहाफ पर इंडिया में इंडिया की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितनी भी देश में सरकार है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, वो सरकार किसके बिहाफ पर है, किंग जॉर्ज 6। लेकिन ज़मीनी स्तर पर किंग जॉर्ज 6 का नुमाइंदा गवर्नर जनरल है, एक नेम है गवर्नर जनरल, लेकिन सही में गवर्नर जनरल जो भी एक्शन करेगा वो किसकी एडवाइस पे करेगा, एक सरकार की एडवाइस पे करेगा। वो सरकार सही में कौन सी सरकार है, जिस सरकार का जन्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही हुआ है, अंतरिम सरकार के तौर पे। आई बात समझ में? दैट वाज द थिंग। और वो अंतरिम सरकार हमने अभी देखा कहाँ से आई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही आई है। क्लियर? ये जो सरकार काउंसिल हुआ करती थी जवाहरलाल नेहरू की, जिसमें बतौर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद होते थे, इस काउंसिल में कुल 15 पोर्टफोलियो थे। इस कैबिनेट में 15 लोग थे, मतलब 15 पोर्टफोलियोज में से एक पोर्टफोलियो एक महिला को दिया गया था, राजकुमारी अमृत कौर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनके पास थी, एक ही महिला थी। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर तो उस समय में हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास होती थी, डिफेंस मिनिस्ट्री सिख बलदेव सिंह के पास होती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास होती थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो देश के बाद में जाके पहले राष्ट्रपति बनेंगे, उनके पास फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय होता था। इसी तरह से मतलब ये डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री अमृत कौर, ये और मैंने अभी बताया एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लॉ मिनिस्ट्री इनके पास होती थी, कानून मंत्रालय। तो उस समय की उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या उस कैबिनेट में ये अलग अलग मंत्री थे। कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, सेहत मंत्री अमृत कौर थीं, इसी तरह से गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर अपने जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, डिफेंस रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हुआ करते थे, और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रालय संभाल रहे थे। तो अब ये देखिए ये सारे कौन है, सोचिए, ये सब इंडियन, ये सारे इंडियन हैं। तो असल में तो ये कैबिनेट बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद इंडियंस की है ना। अब आप सोच रहे होंगे आज़ादी भी मिल गई फिर भी अंग्रेज बैठे हैं, जॉर्ज 6 गवर्नर जनरल। समझिए इस चीज़ को, हो ये रहा है यहाँ पर, इस बात को समझिए कि पहले जो मोनार्क होता था, डेट मोनार्क, सपोज कीजिए कि मोनार्क जॉर्ज 6 ही पहले 15 अगस्त 1947 के पहले वो मोनार्क इंडिया में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इंडिया को एडमिनिस्टर करेगा, और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस तब भी उसी के बिहाफ पे लिए जाते थे, एग्जीक्यूटिव एक्शंस तब भी उसी के बिहाफ पर गवर्नर जनरल ही करता था। लेकिन तब उन एग्जीक्यूटिव डिसीजन और उन एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यानी कि उस समय देश की सरकार का सारा प्रबंध ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां के मोनार्क की इच्छा के मुताबिक ही गवर्नर जनरल करता था इंडिया में।
समझ में आई बात? अब मैं आपको इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूं, आप इसको जरा समझ के चलिए। सपोज कीजिए कि ये गवर्नर जनरल जी, दिस इज गवर्नर जनरल, एक पर्सन है ये, मैं बॉक्स बना देता हूं। अब 1947 के बिफोर तो दिस इज बिफोर 1947 कैसे चलाता था गवर्नर जनरल इंडिया को, सारी सरकार कैसे मैनेज होती थी, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसे एग्जीक्यूट होती थी। जो ब्रिटेन है, दिस ब्रिटेन, इस ब्रिटेन के लॉज के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती थी और जो ब्रिटिश सरकार वहां की चाहती थी, तो देयर वाज अ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ना, देयर वाज अ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, सिस्टम था वहां पे सारा। तो ब्रिटिश मोनार्क जो कि खुद वहां पर अपनी पार्लियामेंट और अपनी सरकारों के साथ मिलकर चलता था। तो ओवरऑल ये गवर्नर जनरल पूरी तरह से ब्रिटेन के कहने से चलता था, बस इतनी कहानी। 1947 15 अगस्त के पहले पहले इंडिया में सारी सरकार का प्रबंध ये गवर्नर जनरल देख रहा है, बस किसकी इच्छा, किसकी विल और किसके कहने पे किस तरह से देख रहा है वो सब ब्रिटेन में ही तय होता था। लेकिन अब आफ्टर गवर्नर जनरल ही इंडिया में सरकार का कामकाज देख रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की ही है, और ये किसके बिहाफ पे देख रहा है, मोनार्क किंग जॉर्ज 6 के बिहाफ पे ये देख रहा है। लेकिन किंग जॉर्ज 6 की विल, उसकी विशेष, या ब्रिटेन की विल या ब्रिटेन की विशेष, या गवर्नर जनरल की खुद की विल या उसकी विशेष के अकॉर्डिंग अब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इंडिया में। अब ये बाउंड है किसकी एडवाइस से, विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीधे सीधे बोलो तो कैबिनेट, इंडियन कैबिनेट। उसके कैबिनेट में मैंने आपको लोग गिनवाए अभी, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सारे मैंने आपको बताए। तो अब गवर्नर जनरल एक रैंक है, उस रैंक पर पहले माउंटबेटन है, फिर एक भारतीय भी है सी राजगोपालाचारी। लेकिन मेनली जो काम हो रहा है वो इस कैबिनेट की इच्छा के मुताबिक हो रहा है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इच्छा के मुताबिक हो रहा है। और ये कैबिनेट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये जिम्मेदाराना सरकार है, इट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अपने किसी भी काम को करने के लिए इसको कानून की अथॉरिटी लेनी पड़ती है, और वो नियम कानून जो बन रहे हैं वो 1947-1950 के तौर पे एक लेजिस्लेचर में बन रहे हैं। वो लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया नाम की एक लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रही है। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया से ही ये लोग निकल के सरकार का हिस्सा बने ना, कैबिनेट का हिस्सा बने ना। आज क्या होता है, आज मैं आपको सीधे सीधे पूछता हूं, हमारे देश में एक पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, तो सीधे सीधे इसको टेक्निकली तो लेजिस्लेचर ही बोलेंगे, इट इज लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली संस्था। तो पार्लियामेंट हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, पार्लियामेंट से ही जन्म लेती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जन्म कहां से होता है, पार्लियामेंट से ही होता है ना भाई। सरकार का जन्म, जिस भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो जिस भी किसी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं वो पार्टी सरकार बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस समय में लोकसभा में मेजॉरिटी सीट है बीजेपी के पास, और बीजेपी का जो एक अलायंस है उसका नाम है एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, सॉरी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट्स मिस्टेक, ओके, एनडीए, इट्स अ बिग मिस्टेक, इग्नोर इट, ओके। सो बीजेपी का एक अपना एक पूरा बड़ा अलायंस है
गठबंधन है जिसमें कई पार्टियां आती हैं, एक समय में शिरोमणि अकाली दल भी उसका हिस्सा थी। तो इट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, अब एनडीए के पास मेजॉरिटी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, खासकर लोकसभा के अंदर ना। तो एनडीए की सरकार है देश में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनडीए के हैं, है कि नहीं? आज भी वही हो रहा है, एक लेजिस्लेचर से ही एक सरकार पैदा हो रही है, और ये सरकार किसको जवाबदेह है? इस लेजिस्लेचर को। जो भी ये सरकार करेगी उसके लिए, इस सरकार को कुछ भी करने के लिए इस लेजिस्लेचर में कानून पास करवाना पड़ेगा। पहला, फर्स्ट, अपने किए किसी काम के लिए इन्हें जवाब इस लेजिस्लेचर में जाके देना पड़ेगा। थर्ड, ये सरकार तब तक ही एग्जिस्टेंस में रहती है या रहेगी जब तक इस लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा का इन पे कॉन्फिडेंस है, मतलब जब तक इस लेजिस्लेचर के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक सरकार जो जवाबदेह है जनता के प्रति वाया द लेजिस्लेचर। ओके, इसी तरह का सिस्टम तब भी है। 1947-1950 के तहत हमारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, यानी कि एक सरकार है। वो कहाँ से आई, कहाँ से उपजी, उसका भी जन्म एक लेजिस्लेचर से हुआ। उस समय की लेजिस्लेचर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मंडे को जब मिलती थी, संविधान सभा की तरह काम करती थी, संविधान बनाने के लिए सपोज करो। और जब ट्यूसडे को मिलती थी तो विधि विधान नियम कानून बनाने के लिए मिलती थी, तब वो लेजिस्लेचर का काम करती थी। तो ऐसे में उसी लेजिस्लेचर से यानी कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से जन्म हो रहा है इस कैबिनेट का, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और ये लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, इनके लिए इन्हें वो विधि विधान नियम कानून उस लेजिस्लेचर में बनवाना पड़ेगा पहले, और फिर उसी नियम कानून के तहत काम करेंगे, और उसी लेजिस्लेचर को ये जवाबदेही भी रखते हैं, उनको ये जवाब देंगे जा करके। इट वॉज लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कुछ भी गवर्नर जनरल को एडवाइस करेगी तभी गवर्नर जनरल कुछ करेगा इंडिया में, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। और यहां पर गवर्नर जनरल अब ब्रिटेन के इशारों पर, उनके दिशा निर्देशों पे चलना बंद होके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इशारों पे चलेगा, उनके दिशा निर्देशों पे चलेगा। तो ये चीज़ इंश्योर कर रही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, इंडिया में अपना तंत्र आ गया। लेकिन इसका अभी भी भारत में होना, गवर्नर जनरल की रैंक का होना और मोनार्क के नाम पे ही सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूट हो रही है, ये बताता है कि अभी भी इंडिया डोमिनियन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया इज अ डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश स्टेट। सो द मेन स्टेट इज द ब्रिटिश स्टेट। आई बात समझ में? इंडिया डोमिनियन है, पर इंडिया एक सॉवरेन डोमिनियन है, एक सॉवरेन डोमिनियन है, ये बात आपको याद रखनी है। इट वॉज द सॉवरेन डोमिनियन ऑफ इंडिया, लेकिन स्टिल इट इज अंडर द स्टेट ऑफ ब्रिटेन, इन द सेंस कि अभी भी भारत ब्रिटिश कानूनों से ही चल रहा है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी भी भारत के पास अपने स्टेट की अथॉरिटी डेवलप नहीं हुई है, जो है आने वाले समय का इंडियन प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी भारत को अपने लिए संविधान बनाना बाकी है। जब संविधान बनेगा, उसी संविधान के तहत फिर भारत अपना सारा सिस्टम ऑफ स्टेट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, नेचर ऑफ द स्टेट, सब कुछ डिसाइड करेगा। और तब तक के लिए भारत फिर एक तरह से किसी एक सिस्टम के तहत कवर्ड है, और वो सिस्टम स्टिल ब्रिटिश सिस्टम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य भी आए, वो सदस्य भी उन प्रोविंशियल असेंबली से ही आए जिसके चुनाव भी ब्रिटिश कानून के तहत ही हुए, ठीक है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही आगे लेजिस्लेचर निकल रही है, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आगे कैबिनेट भी निकल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकल रही है। तो एक तरह से इंडिया को एक इंडिया की गवर्नमेंट तो दे दी, इंडिया डोमिनियन तो हो गया, इंडियंस की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करना शुरू हो गई, लेकिन ब्रिटिश स्टेट पूरी तरह से भारत से डिपार्ट नहीं हुआ, गया नहीं।
भारत अभी भी जॉर्ज सिक्स की ही सुप्रीम अथॉरिटी के तहत एक अधिकार पाए हुए है। भारत अभी भी अधिकार जो पाए हुए है वो जॉर्ज सिक्स की अथॉरिटी के तहत ही पाया हुआ है। आई बात समझ में? लेकिन आगे जाके ये सिनेरियो बदल जाएगा। भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। भारत गणराज्य हो जाएगा, किसी भी तरह का किसी बर्तानिया राज्य या किसी और राज्य का हिस्सा नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? देन इंडिया विल बिकम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणों का राज्य। लेकिन अभी एक लेवल पर 26 जनवरी 1950 तक भारत कहीं ना कहीं बर्तानिया राज का हिस्सा है। आई बात समझ में? तो इसके तहत उन्होंने भारत को पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं। जो जब वो सीधे सीधे रूल करते थे तब वो अधिकार हमें नहीं मिले हुए थे, स्वयं शासन के, सेल्फ रूल के। लेकिन अब वो सेल्फ रूल के अधिकार उन्होंने बढ़ा दिए। उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया, अ स्टेट विद इन द स्टेट, अ स्टेट विद इन द स्टेट। इतनी बात समझ में आई? ये एक सिस्टम क्रिएट हुआ। इसको आप थोड़ा ऐसा समझ करके देखो, इसको जानो जरा। हालांकि वो उतना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। आज की डेट में इंडिया में एक इंडियन स्टेट है ना, भारतीय राज्य। लेकिन देयर आर मैनी स्टेट्स एज वेल, स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, सभी स्टेट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर हम पावर्स की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, तो इंडियन स्टेट के पास शक्तियां अधिक हैं। इंडियन स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनॉमस तो हैं, दे आर ऑटोनॉमस, बट इंडियन स्टेट सॉवरेन है, इंडियन स्टेट्स सॉवरेन नहीं है। मतलब भारत के अलग अलग राज्य जो हैं वो ऑटोनॉमस हैं, स्वायत्तता है उन्हें, काफ़ी हद तक अपने फैसले लेने की आज़ादियां हैं उन्हें। जिन जिन कामों के लिए उन्हें आज़ादियों की ज़रूरत थी उन उन कामों के लिए आज़ादियाँ दी गई हैं। उन्हें अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर मेंटेन करना था, इसके लिए उन्हें आज़ादी दी गई है, आप मेंटेन करिए। लोगों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार दिया गया, लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया, लोगों को अपनी लेजिस्लेचर चुनने का अधिकार दिया गया। जिन जिन कामों के लिए उनको जो जो लिबर्टीज़ की ज़रूरत थी, उसके तहत जो जो आज़ादी देने की ज़रूरत थी, अथॉरिटी देने की ज़रूरत थी, वो दी गई है। ये ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है। मतलब पर अगर वो ये कहें कि वो ये अधिकार जताना चाहें कि हम अपने तौर पर अपने विदेशी रिश्ते बनाना चाहते हैं, हमारी अपनी एक विदेशी नीति होनी है, तो वहाँ पर उनको रोका गया है कि आप ऑटोनॉमस है, इतने सॉवरेन नहीं है, आपकी ऑटोनॉमी का लेवल इतना नहीं है कि आप अपने विदेशी नीति बना लें। विदेश नीति भारत की होगी, राज्यों की नहीं। तो इंडियन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, इंडियन स्टेट की होती है, भारतीय राज्य की होती है, भारत के राज्यों की नहीं होती। तो पंजाब राज्य की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हरियाणा की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो रेटिफिकेशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, सब कुछ हैं, वो सब कुछ यूनियन के लेवल पे होता है, देश की सरकार के स्तर पर होता है। ठीक है ना? ठीक इसी तरह से राज्यों को अधिकार नहीं है सेना रखने का, सेना रखने का अधिकार देश को है। तो यूनियन को यह अधिकार है कि वो सेना रखेगी, पर स्टेट्स नहीं रख सकते। इंडियन स्टेट सेना रखेगा, स्टेट्स नहीं रख सकते। तो स्टेट्स की पुलिस होती है लेकिन सेना नहीं होती, मिलिट्री नहीं हो सकती उनकी। ठीक है ना? तो इस तरह से स्टेट्स को अधिकार नहीं है अपनी करेंसी छापने का,
करेंसी का अधिकार यूनियन का है। इंडियन स्टेट की करेंसी है, स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसी नहीं है, राज्यों की अपनी अपनी मुद्रा नहीं हो सकती कि कोई अपनी टकसाल लगा ले, कोई अपने ही चिन्ह लगा के, अपने ही एम्बलम लगा के अपनी मोहरें छाप ले, कुछ ऐसा नहीं। ये सब किस ओर इशारा करते हैं? पहले के समय में जब कोई सम्राट होता था, द एम्पायरर, और उसके तहत अगर कोई गवर्नर होता था जो कि खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर करना चाहता था एक पॉइंट के बाद, तो वो क्या करता था? पहले वो अपनी प्रोविंस में एम्पायरर के नाम के सिक्के चलाता था। पहले एम्पायरर ही पूरे एम्पायर से जुड़ी विदेशी नीतियां बनाता था। पहले एम्पायरर ही डिसाइड करता था कि इस प्रोविंस में गवर्नर के बाद अगला गवर्नर कौन बनेगा, चाहे उसके परिवार का ही बने, पर कौन बनेगा। एम्पायरर से ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता था। लेकिन जब वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता था तो वो क्या करता था? उसकी सबसे बड़ी निशानियां क्या होती थी कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया? वो क्या होता था? वो अपना एक फ्लैग बना लेता था। लेकिन पहले उसके राज्य में एम्पायरर का फ्लैग होता था, लेकिन फिर वो अपना झंडा बनाएगा, इसे अपनी पताका कहते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो क्या करता था? वो अपनी टकसाल लगा के अपने सिक्के बनवाता था, अपनी करेंसी। तीसरी चीज़ वो क्या करता था? वो आगे कौन गद्दी पर बैठे या कौन नहीं, इसके लिए एम्पायरर की अनुमति लेनी बंद कर देता था। वो ये अपने लेवल पे तय करने लग जाता था। और चौथा, वो पड़ोसी राज्यों से और दूसरे के राज्यों से, दूर के राज्यों से संबंध अपने लेवल पे बनाने लग जाता था, रिलेशन अपने लेवल पे बनाता था, एम्पायरर की अनुमति छोड़ देता था और एम्पायरर के मुताबिक नहीं बनाता था। ये चार बड़े काम वो करने लग जाता था, तो पता लग जाता था कि उसने खुद को पूरी तरह से सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया, स्वतंत्र हो गया, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी उसने अपनी। और बड़ी चीज़, वो अपनी निजी सेना रखने लग जाता था। पहले वो उतनी सेना रखता था, उस तरह से रखता था जैसा एम्पायरर कहता था कि इतनी सेना आपको रखनी है, इस तरह की ट्रेनिंग देनी है, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए उनका। एम्पायर में एक जैसी सेना हो हर गवर्नर के पास, ऐसा एम्पायरर तय करता था। लेकिन एक समय के बाद वो अपनी सेना अपने तरीके से रखने शुरू कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें महाराजा रणजीत सिंह ने भी अपने किंगडम में की। उन्होंने अपने हिसाब से सेना रखी, उन्होंने टकसाले लगा के अपने कॉइन्स छपाए, उनकी अपनी पताका हुआ करती थी और वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते थे। इस हिसाब से वो खुद को एक सॉवरेन रूलर मानते थे और उनका सॉवरेन स्टेट था द सिख स्टेट, द सिख एम्पायर, द एम्पायर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ओके, तो ऐसा आज हमारे देश में अगर आप देखिए तो जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट जो भारतीय राज्य का अधिकार है, एक झंडा है, पर अलग अलग राज्यों का अपना अपना कोई झंडा नहीं है। इंडियन यूनियन का एक फ्लैग है, सभी स्टेट्स का अपना अपना कोई फ्लैग नहीं है। जो भी फ्लैग है वो इंडियन यूनियन का ही फ्लैग है, क्योंकि इंडिया अपने आप में ही यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? वो एक इकट्ठ है राज्यों का, इट्स यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो ऐसे में राज्यों का अपना झंडा नहीं हो सकता, राज्यों की अपनी करेंसी नहीं हो सकती, राज्यों की अपनी सेना नहीं हो सकती, राज्यों की अपनी विदेश नीति नहीं हो सकती, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री, फ्लैग, करेंसी, ये सब नहीं हो सकता स्टेट्स का। ये सब इंडियन स्टेट का है, भारतीय राज्य का होगा। ये इंडियन यूनियन की अथॉरिटी है इस पे। तो इंडियन स्टेट इज सॉवरेन। इंडियन स्टेट्स, भारत के राज्य सॉवरेन नहीं है, वो ऑटोनॉमस है। तो यहां से सॉवरेन और ऑटोनॉमस होने का फर्क पता चला। संप्रभु होना और सॉवरेन माने संप्रभुता, प्रभु सत्ता पूरी, और ऑटोनॉमस बोले तो स्वायत्तता, एक बड़े स्तर की फ्रीडम। लेकिन जिन जिन चीजों के लिए जरूरी उतनी दी जा रही है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, यू आर नॉट सॉवरेन। ओके, ये कहानी। ऐसे में कोई भी इंडियन स्टेट, भारत का कोई भी राज्य जब सॉवरेन होना चाहता है, तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर ये इंडियन स्टेट ऐसा करेगा, ये सॉवरेन होना चाहेगा, तो ये इंडिया एज अ स्टेट की सॉवरेनिटी को हार्म करने जा रहा है, फिर इंडियन मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा।
वो अलग बात है, वो अभी मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर इफ एनी इंडियन स्टेट ट्राइंग टू बिकम सॉवरेन फ्रॉम ऑटोनॉमस, then it will impact the sovereignty of the India as a state. Then Indian state will take action, stern action against it, because autonomy is allowed, not sovereignty. ठीक है, तो फर्क है ना। लेकिन मान लीजिए विश्व में कोई ऐसा सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स कहीं भी एग्जिस्ट कर रही है और उस सिस्टम में से कोई भी XYZ स्टेट लार्जर स्टेट से अलग हो जाए, अलग हो गया, फिर तो वो भी सॉवरेन स्टेट हो गया ना, हो गया ना सॉवरेन स्टेट। तो ऐसा ही आप इसको समझिए। देखिए 1947 से 1950 के बीच में हम डोमिनियन शब्द कैसा यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि अभी हमारे रैंक, हमारी पोजीशंस, हमारे स्टेटसेस, हमारे खुद के द्वारा जो हमारा तंत्र बनाया जाना है, जो कि हमारे संविधान पर बेस्ड होगा, वो सब अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। वही रैंक चल रहे हैं, गवर्नर जनरल, सेना के भी वही रैंक चलेंगे, पोर्टफोलियोज वही पोर्टफोलियोज है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज हैं, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग। ठीक है ना। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हो ये रहा था कि भारत में भारतीयों ने लगातार ब्रिटिश स्टेट से अपने लिए अपनी लैंड पर स्वयं का शासन बनाने के अधिकार मांगे। इसे स्वयं शासन कहते हैं, द सेल्फ रूल। जैसे गांव में गांववासी कहते हैं कि हमें स्वयं शासन का अधिकार दे दो, जिसे हम कहते हैं पंचायतें। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, लोकल कैरेक्टर की। लोकल वर्ड आता है क्योंकि गांव की बात हो रही है, और स्वयं शासन से वर्ड आता है सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम उनको अधिकार देते हैं ना। तो ऐसा ही मान के चलो कि लेकिन पंचायतें जो हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया गया है ना। उनको उठा करके एक मुल्क तो नहीं बना दिया गया पूरा। अकेली अकेली पंचायत कोई अलग अकेला अकेला स्टेट तो नहीं है, सॉवरेन स्टेट तो नहीं है। हाँ, पंचायतें हैं, आपको सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, स्वयं शासन करना है ना, करिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो स्वयं शासन करने की अथॉरिटी कहां से मिल रही है? एक संविधान से, जो भारत का संविधान है। वो स्वयं शासन जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी आपको किस स्टेट से मिल रही है? एक स्टेट से जो कि इंडियन स्टेट है। तो द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज द इंडियन स्टेट, है ना। उसके तहत ही पंचायतें स्वयं शासन कर रही हैं। अब ऐसा ही जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो अंग्रेजों ने धीरे 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 करके भारतीयों की मांगों को समझते हुए हमें स्वयं शासन के अधिकार दिए, अलग अलग एक्ट ला करके। जैसे पहले पूरी तरह से अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत में, पूरी तरह से अंग्रेजी गवर्नर जनरल भारत में प्योरली जो ब्रिटिश मोनार्क कह रहा है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही है, बोले तो ब्रिटिश सरकार ओवरऑल, सिंपल आप दिमाग में रखो। इंडियन गवर्नर जनरल पूरी तरह से उसके मुताबिक चल रहा है, पूरी तरह से। धीरे धीरे भारत में मूवमेंट्स हुई फॉर द अपने मुल्क में, अपने होम में अपना शासन हो। इसे होम रूल्स कहते हैं, होम रूल मूवमेंट। स्वयं शासन की लड़ाई हमने की, सेल्फ रूल मिले हमें। इसे फिर एक समय के बाद स्वराज्य बोला, स्वराज्य मिले हमें। जिस समय में 1920s के डिकेड में कांग्रेस उस समय में स्वराज्य मांग रही थी, ये कह करके कि डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। उस समय में भगत सिंह ने पहली बार ये नारा दिया, पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस नहीं। हम आपके डोमिनियन नहीं होंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वी विल बिकम द सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, नॉट एज अ स्टेट अंडर द सॉवरेन स्टेट। एक ब्रिटिश स्टेट के अंदर हमें डोमिनियन नहीं बनना है,
हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही, बाद में कांग्रेस ने भी इसे एंडोर्स किया, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो लगातार हमने मांगे की उनसे कि हम भारत में, भारत का शासन होना चाहिए, भारतीयों का शासन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, हमें स्वयं शासन का अधिकार होना चाहिए, सेल्फ रूल का राइट होना चाहिए, जिसके तहत धीरे धीरे गवर्नर जनरल, धीरे धीरे ऐसा है कि पहले पूरी उनकी सुनता था ब्रिटेन की, धीरे 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 अलग अलग एक्ट के वाया वो इंडियंस की भी सुनना शुरू हुआ, इंडियंस के अधीन आना शुरू हुआ। ओके, इंडियंस को अधिकार दिए गए, कई बॉडीज एग्जिस्टेंस में आई। जैसे पहले शुरुआती स्तर पर जो गवर्नर जनरल है, उसकी जो काउंसिल है जिसमें वो सारे फैसले लेता है, पहले थोड़ा थोड़ा उसमें इंडियंस को जगह देनी शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ी जगह दी। फिर धीरे 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 ये जो गवर्नर जनरल है, इसने जो स्टेट है इंडिया में, प्रोविंसेस हैं, उसके लेवल पर थोड़ा थोड़ा इंडियंस को राइट देना शुरू किया कि गवर्नर जनरल के अंडर जो इंडिया के स्टेटों में गवर्नर बैठे हैं, वो गवर्नर अब काफ़ी सारी बातों में तो गवर्नर जनरल के कहने पे चलेगा, बोले तो ब्रिटेन के, लेकिन कुछ मामलों में इंडियंस के कहने पे भी चलेगा। तो इंडियंस की एक इलेक्टेड बॉडी बना दो, प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल असेंबलियां बना दो, लेजिस्लेचर्स। तो अब स्टेटों का गवर्नर थोड़ा इंडियंस की बॉडी के कहने से चलता था, द प्रोविंशियल असेंबलीज, और बाकी कामों में गवर्नर जनरल यानी कि ब्रिटेन के कहने पे चलता था। धीरे 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 गवर्नर जनरल ने किया कि प्रोविंसेस में प्रोविंस का गवर्नर पूरी तरह से ऑलमोस्ट ही इंडियंस की जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उसी के कहने से चले। प्रोविंसेस में काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ रूल दे दो, स्वराज दे दो। और अब फेडरल लेवल पर यानी कि यूनियन लेवल पर यानी कि गवर्नर जनरल लेवल पर भी ग्रेजुअली सेल्फ रूल लेकर के आओ। तो अब एक बॉडी फेडरल लेवल पे भी बनेगी जो मुझे एडवाइस किया करेगी, कुछ मामलों में उनकी सुनूंगा कि बाकी सारे मामलों में मैं ब्रिटेन की सुनूंगा। धीरे धीरे ऐसे करते 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 एक समय में मैं भी पूरी तरह से एक ऐसी बॉडी की बात सुननी शुरू हो जाऊंगा जो इंडियंस ने बनाई है, इंडियंस की बॉडी है, फेडरल लेवल की लेजिस्लेचर, और ब्रिटेन के कहने से बाहर हो जाऊंगा। मतलब काफ़ी हद तक आपको हम इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल दे देंगे, घबराओ मत। लेकिन शब्द क्या है, दे देंगे, अभी भी दे रहे हैं, उन्हीं से मिल रहा है ना, उन्हीं के आशीर्वाद से है ना, उन्हीं की कृपा से हो रहा है ना सब। देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, दे रहे हैं तो ले भी लेंगे, समझ रहे हो ना बात। तो इस तरह से इसी स्टेप्स में, इन्हीं स्टेप्स में आगे 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 आगे, इन्हीं स्टेप में आगे आगे होते होते एक स्टेप और आया, और वो स्टेप था 1947 का कानून पास होना ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। जुलाई 1947 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया, और उसके तहत कह दिया कि अब इंडिया से ब्रिटिशर्स अपनी तमाम जिम्मेदारियां खत्म करके समेट के आ जाएं, और भारत अपनी व्यवस्था खुद करे, इसके लिए उसे व्यवस्था की आजादी दे दो। भारत अब खुद को सेल्फ एडमिनिस्टर करे, ब्रिटिशर्स अब यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी खत्म करते। लेकिन अभी भी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिलते 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 अगले कानून के वाया ये मिला। समझ रहे हो आप, अभी भी ये वो कानून नहीं है जो इंडियंस ने बनाया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही बना कानून है। भारतीय अपने आप को जिस तरह के स्टेट में बनाना चाहते हैं, उसके लिए भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ जो सेटिंग की थी, बातचीत की थी, डील की थी, उसमें मेन चीज संविधान था। संविधान बनेगा तो ही आगे कुछ होगा, उसी में सबके राइट्स गारंटी होंगे, उसी में बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, वुमेन, सारे रिलीजन, कल्चर, कस्टम, मैनर, सबकी बात उसी कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। तो जब तक वो नहीं आता तब तक ब्रिटिशर्स का मानना था ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी आपसे बातचीत हुई है, और वो 1946 में ही हो गई है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फिर आगे आप लोग अपने देश को चलाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे में फिर अंग्रेजों की तरफ से तो ये मान लो कि अंग्रेज बड़े जिम्मेदाराना रूप में बैठे,
भारतीय भी चाहते थे कि एक आशीर्वाद सिर पे रहे, एकदम ही ना लावारिस, एकदम ही ना चले जाएं, वो एकदम ही ना खत्म हो जाए कहानी, अभी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आना है। तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं पहले आपके कंट्रोल में हूं, फिर आपने मुझे कह दिया कि आज से हमारा कंट्रोल तेरे से खत्म, तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे बीच जो बातचीत हुई थी, मेरी वो किताब अभी पूरी होने वाली है, उसके बाद मैं जानूं, मेरा सिस्टम जाने, आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, तब तक आप एक सिंबॉलिक तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर बने रहिए। करूंगा मैं सब कुछ अपनी इच्छा से ही। तो ठीक ऐसा ही उस समय में देश में हो रहा था कि इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस पा गया फिर, जिसमें जो सुप्रीम स्टेट है, द प्राइम स्टेट है, वो ब्रिटिश स्टेट ही है। इंडिया को डोमिनियन स्टेट होने का दर्जा मिल गया और इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया। इस डोमिनियन स्टेट के रूप में इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, और इंडिया के ऊपर है जितनी जल्दी से जल्दी अपना संविधान बना के लागू करा ले। इंडिया डोमिनियन स्टेट से हटके जैसा स्टेट चाहेगा वैसा हो जाएगा। जो इंडिया ने चाहा कि इंडिया ने खुद को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट घोषित किया। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के वाया इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी जोड़े जाएंगे, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने खुद को फिर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि ये हो गया आज से इंडिया। तो वर्ड सॉवरेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से फिर भारतीयों को ऊपर था कि कब संविधान लागू करके अपना कैसा इंडिया है तय कर लो, फिर उसी दिन से सारी रैंक सीज हो जाएंगी एग्जिस्ट करना। उसी दिन से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर जनरल के द्वारा इंडिया में एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसी दिन से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन के नाम पे और उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। भारत गणराज्य हो जाएगा और सब कुछ अब गणों के नाम पे होगा, गणों के तहत होगा। तो ऐसे में भारत के सभी गणों में से एक व्यक्ति जो भारत के राज्य के एक इंस्टीट्यूशन में एंटर होता है, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, और वो भारत का पहला नागरिक बनता है। तो भारत के भारत के गण ही अब भारत के राज्य की व्यवस्था करेंगे, गणराज्य है। तो इसलिए अब ये ऑफिस किसी मोनार्क का नहीं है, अब भारत में कोई गवर्नर जनरल जैसा रैंक नहीं है, अब ये ऑफिस इंडियन गणों का है, भारतीयों का है। और प्रथम नागरिक है भारत का राष्ट्रपति। वो जो वहां बैठेगा वो कुछ और अलग नहीं है, बस एक प्रथम नागरिक है, द फर्स्ट सिटीजन, दैट्स ऑल। और फिर हमने एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वाया अपने आप को आगे बढ़ा लिया, और फिर हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर पॉपुलर इलेक्शन हुए, डायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत, और उसके तहत जिसने मेजॉरिटी पाई उस पार्टी ने सरकार बना ली, और फिर उसके तहत प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट एग्जिस्टेंस में आ गया 1952 में। और तब से अब तक निरंतर लोकसभा के माध्यम से, आम चुनावों के माध्यम से आपको देश की सरकार मिल रही है, यूनियन की गवर्नमेंट मिल रही है, आप लोग मिल ही देख ही रहे हैं सब कुछ। तो देश में संविधान का राज हो गया, देश में संविधान का राज हो गया। किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का राज नहीं, संविधान का राज हो गया। संविधान के राज का मतलब यहां पर है कि संविधान में सारी शक्तियां हैं जिससे सबको शक्ति मिलेगी। अच्छा, अब संविधान में शक्ति कहां से आई? संविधान में शक्ति आ रही है जनता से, जनता से। अच्छा, जनता में से शक्ति आ रही है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जनता में से शक्ति आ रही है, जो मेजॉरिटी लोग खड़े होकर के कह देंगे वही जन संविधान मानेगा? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जनता से शक्ति नहीं आ रही है। संविधान में शक्ति आ रही है एक एक जन से, यानी कि गण से। ये कोई मेजॉरिटेरियन संविधान नहीं है, ये रिपब्लिक संविधान है। ये सिर्फ मेजॉरिटी की वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। एक एक इंडिविजुअल को उसकी अपनी लाइफ डिसाइड करने का मौका देता है। कोई मेजॉरिटी मिलकर के, कोई मेजॉरिटी सरकार मिलकर के, कोई मेजॉरिटी ये फैसला नहीं कर सकती कि आप किस धर्म को मानेंगे। बीइंग इंडिविजुअल,
आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, ऐसा कभी होगा तो संविधान की पूरी शक्ति भारतीय राज्य इंडियन स्टेट को पूरी शक्ति दे देगा कि इस व्यक्ति की सुरक्षा करिए, इसके अधिकारों को बचा दीजिए, क्योंकि संविधान में सारी शक्ति है, संविधान का राज है। और संविधान में सारी शक्ति जन नहीं, जन मात्र से नहीं, गणों से आई है, गणों से, रिपब्लिक एक एक से आई है, अनेक से नहीं आई है, एक एक से आई है। एक एक से बनेगा तो अनेक होगा, वरना अनेकों में एक कहीं गुम नहीं जाएगा। एक एक की वॉइस से अनेक बनाना है, अनेक वॉइस में एक की वॉइस दबानी नहीं है। तो जन जन में ताकत है, जन जन में ताकत है, और हर जन की उस ताकत को वो एंजॉय कर सके, अपने आप के लिए उसका उपयोग कर सके, इसीलिए उस हर जन को भारतीय राज्य बाकी सभी जनों से बचा के भी रखेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे मैंने आपको 10 लोगों को बाइक की चाबी दे दी, अलग अलग ताकत दे दी, सबको जन हो आप अभी, लेकिन वो 9 जन मिलकर के आपकी भी बाइक की चाबी हड़प ना ले, इसके लिए बाइक की चाबी देना ही कंप्लीट नहीं है, वरना मेजॉरिटी आकर के आपको सप्रेस भी कर सकती है, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। ताकत तो दूंगा, यानी कि चाबी तो बाइक की दी ही, मतलब ये किया ही, अधिकार दिए ही, आऊंगा उस अधिकारों को प्रोटेक्ट करने, उन 9 के सामने आपको बचाऊंगा भी। आपका राज है, गण का राज है, खाली जनों का राज नहीं है कि सारे जन मिलके कुछ भी कर ले। सब जन मिलके कुछ नहीं कर सकते, जन जन की सुनकर के कुछ होगा, जन जन पर बात होगी, गण गण पे बात होगी। तो जन गण मन अधिनायक जय। ओके, तो इस तरह से फिर हमने अपने लिए तय किया कि अब यहां पर कोई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से निकले ये जो एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के फैसले, ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश रैंक्स एंड पोजीशंस से कोई शक्ति नहीं मिल रही है, और कोई शक्ति उनकी नहीं है। आज से सारी शक्ति का स्रोत संविधान है, और संविधान की सारी शक्ति का स्रोत गण है। सॉवरेनिटी लाइंग विद द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन डॉक्यूमेंट एंड द सॉवरेनिटी लाइंग विद द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन से सॉवरेनिटी आ रही है इंडियन स्टेट को। सो इंडियन स्टेट इज अल्टीमेटली सॉवरेन। सो इंडियन पीपल created their document, that is constitution, and putting their all sovereignty into the constitution, and the constitution putting its sovereignty into the Indian state. So Indian state ऐसा भारत बनाया जो कि sovereign democratic republic इंडिया है, ऐसा करके। ठीक है, उस दिन हुए हम संपूर्ण, पूरी तरह से हमारा राज्य उस दिन गणराज्य हो गया। कोई बर्तानिया राज्य का अंश नहीं रह गया, उसमें कोई उनका असर नहीं रह गया, कोई प्रभाव नहीं रह गया, कुछ डोमिनियन नहीं रह गया। भारत का भाग्य भारत तय करेगा, भारत भाग्य विधाता, भारत का गण ही भारत के भाग्य का विधाता होगा। बस जन नहीं, मेजॉरिटियां नहीं, गण गण हर कोई, ये बात तय करनी है। समझ में आई? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सब ये विविधता, ये डाइवर्सिटी, ये सब फिजिकल फीचर, ये सब प्रकृति भारत की संस्कृति, भारत की हिस्ट्री, कस्टम, कल्चर, मैनर, सब मिलकर के एक भारतीय संस्कृति, एक भारतीय समाज जो है वो अपने लिए एक भारतीय राष्ट्र, एक भारतीय राज्य बनाने जा रहा है, जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राज्य होगा। भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा। ये चीज हुई है, ये बदलाव आया है गणतंत्र दिवस होने से, गणराज्य बन जाने से। तो इसलिए फिर वो सारी पोजीशंस और वो सारी अथॉरिटी, वो सारे नाम वैनिश हो गए उस दिन से। गवर्नर जनरल रैंक खत्म, पोजीशन, देश का राष्ट्रपति आया, और वो हुए, इलेक्ट वर्ड यूज किया है, वो चुने गए बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहली चीज है, समझ में आई? उसके बाद कभी कुछ ऐसा वर्ड नहीं है इंडिया में कोई गवर्नर जनरल। और सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया में
एग्जीक्यूट करने के लिए सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? सब संविधान से आ रहा है, किसी जॉर्ज 6, 7, 8 कहीं से नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से सारी सॉवरेनिटी फ्लो कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में सारी सॉवरेनिटी लोगों से आई है। सो सॉवरेन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे में आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कैसे देते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पन्ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो देख रेख रूपरेखा, कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समाज की एस्पिरेशन है, विचार है, वैल्यू, कस्टम, कल्चर, मैनर है, वो उसमें सॉवरेनिटी है। तो समय के अनुसार समाज जो वाजिब तर्क संगत बदलाव चाहेगा वो तो लाने ही है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन फिर सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ना रहा। जो समाज बदलना चाह रहा है पर वो बदलने नहीं दे रहा है फॉर द सेक ऑफ इट्स सॉवरेनिटी, वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑटोक्रेटिक हो गया, समाज ही फंस गया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के। समाज, कॉन्स्टिट्यूशन को समाज की जरूरतों के मुताबिक बदलना होगा, इसी में उसका सॉवरेन कैरेक्टर है, इसलिए वो सॉवरेन बना रहेगा। घर का मुखी, घर का बड़ा तब तक बड़ा बना रहता है जब वो घर की बदलती जरूरतों को एकोमोडेट करना सीखे। रिजिड हो जाएगा, घर के सदस्य उखाड़ के अलग कर देंगे, साइड हो जाओ। दैट इज द सिस्टम। ओके, ये अब मैं कुछ समझ पा रहे हैं कि ये डोमिनियन इंडिया और बाद में रिपब्लिक इंडिया, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, रैंक भी खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये था। दैट वाज द थिंग। हमारी पार्लियामेंट नहीं थी, एक लेजिस्लेचर के तौर पे काम करने वाली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी। जैसे आज आम चुनावों के माध्यम से कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, उस समय की कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे नहीं आई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से ही लोग आए थे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया प्रोविंशियल असेंबलीज ने इलेक्ट करके भेजे थे। ओके, जैसे आज सब सारे इंस्टीट्यूशन, सारी अथॉरिटी, पावर, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब संविधान से आ रहा है, उस समय में ये संविधान का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कर रहा था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कर रहा था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की देन थे। उस समय का संविधान यही थे, इनके दम पे सब काम हो रहा था। गवर्नमेंट का फंक्शन, देश की पॉलिटी, सब स्ट्रक्चर, सब कुछ जो आ रहा था, ये गवर्नर जनरल का रैंक, ये फेडरल वर्ड, ये सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा था। तो सरकार का ढांचा, सरकार का कामकाज करने का ढंग, सरकार का स्वरूप, ये सब इन दो कानूनों से आ रहा था और ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से आ रहे थे, जिस पर मोहर ब्रिटिश मोनार्क की लगी हुई थी। इसके बाद देश में जो भी तंत्र आएगा, जो भी सिस्टम आएगा, जो गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह के ढांचा बनेगा राजनीतिक, वो भारत के संविधान से निकली हुई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पास किए गए लॉज से आएगा। भारत संपूर्ण तौर पे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा उस समय में। फिर सारे रैंक, सारी पोजीशन, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे स्ट्रक्चर, सारे पर्सन्स किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं, किसी ब्रिटिश क्राउन के सिग्नेचर से नहीं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट से आएंगे, उन पर अंतिम हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति के होंगे, ब्रिटिश मोनार्क के नहीं। भारत इस तरह से गणराज्य होगा। भारत के गणों पर, भारत के लोगों पर जो कानून राज करेंगे वो भारतीय गणों में से ही एक गण राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर से बने कानून के ही दम पर राज होगा। अब भारतीय लोगों पर जो राज हो रहा है, जिस कानून, जिस नियम कानून के दम पर, वो ब्रिटिश मोनार्क के साइन से नहीं आ रहा, वो भारतीयों ने खुद अपने ही में से एक व्यक्ति को पहुंचाया है सबसे सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। वही उसी के फाइनल असेंट के बाद वो कानून बन जाएगी चीज, और वो फिर भारतीयों पर वो कानून लागू हो रहा है। हम पर हमारा ही कानून लागू हो रहा है, हमने बनाया, किसी ब्रिटिश क्राउन से नहीं आया। हम डोमिनियन नहीं है, अब हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हम सॉवरेन हैं, सॉवरेनिटी लाइंग विद द पीपल। हम डेमोक्रेटिक हैं क्योंकि देश में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल गवर्नमेंट है। हम
चुनाव में वोट डाल रहे हैं, हम ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी विल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए ही कानून बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लेकिन रिपब्लिक है क्योंकि 9 लोग मिलकर के जो बोल रहे हैं 10वें को वो मानना है, ऐसा नहीं है। अगर वो उसके राइट्स को एनक्रोच कर रहा है तो एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर गण की सुरक्षा है। इसलिए मेजॉरिटी रूल नहीं है, इट इज नॉट मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, इट इज द रिपब्लिक बिकॉज ऑल द माइनॉरिटीज आर सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। राइट्स ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज, एवरी इंडिविजुअल is safeguarded and protected. Here constitution is standing opposing the state. If state is encroaching the right of the individuals, constitution will oppose it. Fundamental rights chapter 3 is there. Judiciary is entitled or authorized to protect your rights. It is the guardian and the guarantor of the rights. Okay, that is the thing. Clear? तो कितना फर्क है डोमिनियन होने में और हमारे होने में। 1947 1950 के तहत हम जिन कानूनों से चल रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फंक्शन कर रही है, वो फंक्शन काम करने का तरीका एज अ लेजिस्लेचर, वो किस कानूनों के तहत कर रही है, किस प्लान के तहत कर रही है, इन सबको अनुमति कहाँ से मिली है? वहाँ के क्राउन से, वहाँ की पार्लियामेंट के कानून है ये सब कुछ। और सर्वोच्च पद पर अभी भी कौन है? वहाँ की पोस्ट, वहाँ का रैंक गवर्नर जनरल, और वो व्यक्ति पहले माउंटबेटन है, बाद में राजगोपालाचारी हैं, चुने हुए व्यक्ति नहीं है, इट इज अ पोजीशन। लेकिन सब बदल जाएगा, अब भारत गणराज्य हो गया, अब भारत में सब नियम कानून जो बनेंगे वो भारतीय ही बना रहे हैं अपने नुमाइंदों के द्वारा संसद में, और भारतीयों पर वही लागू होंगे। किसके अंतिम हस्ताक्षर से? वो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, जो कि कुछ और नहीं, प्रथम नागरिक ही है, भारतीयों में से ही है, हम सब भी नागरिक ही हैं। तो नागरिकों पर नागरिकों का ही शासन है, हमारा ही शासन है, स्वयं शासन हो गया, हम सॉवरेन है, किसी बाहरी व्यक्ति का कोई दखल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं हमारी नीतियों में, हमारे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस में। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन। India was no more the dominion of India under the British state. No, India was a sovereign state after 26 January 1950. Sovereign democratic republic. Okay? Is that clear? तो वही चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। अब पढ़ने जा रहा हूं, अब सुनना, दोबारा रीड करने जा रहा हूं, सुनो। The Dominion of India, that is officially the Union of India, it was an independent dominion in the Commonwealth of Nations existing between 15th August 1947 to 26 January 1950. The Dominion of India was formalized by the passage of the Indian Independence Act 1947. Under this act, the British government relinquished all responsibility for administering its former territories. The government also revoked its treaty rights with the rulers of the princely states. Accordingly, the British monarch title Emperor of India was abandoned. वो भारत का सम्राट नहीं है, अब वो बस वहां का मोनार्क है, इज नॉट एम्पायर ऑफ इंडिया। ओके। गवर्नमेंट टाइप कैसी थी 1947 1950 के बीच में? फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आप सब जानते ही हैं। इस समय के दौरान लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी, आप सब जानते ही हैं। The Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 served as the Constitution of the Dominion of India. ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे थे दोनों कानून। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर का काम कर रही थी, बोले तो पार्लियामेंट का काम कर रही थी उस समय में। अच्छा, फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके नाम पर कैसे हो रही थी सब? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज एक्सरसाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द किंग जॉर्ज 6। उसके बिहाफ पे ही हो रही थी, फॉर्मेलिटी एक तरह की, सेरेमोनियल। कर कौन रहा था? बाय द गवर्नर जनरल। लेकिन ये अपने ही मजे से काम कर रहा था, ब्रिटेन की मर्जियों से काम कर रहा था। नहीं, ये चेंज हो गया, इसलिए हम इंडिपेंडेंट डोमिनियन कहला रहे हैं। ये चेंज हुआ, क्या हुआ? बाय द गवर्नर जनरल हु एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज इंडियन। ओके। द कैबिनेट सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिवेल्ड। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम प्रिवेल हुआ क्योंकि उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय की लेजिस्लेचर थी। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो कैबिनेट पैदा हुआ, यानी कि लेजिस्लेचर से ही कैबिनेट पैदा हुआ। वो कैबिनेट
उन नियम कानूनों के तहत ही काम करेगा जो इसी लेजिस्लेचर में बनेंगे, भले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनेंगे। और वो कैबिनेट अपने किए कामकाजों के लिए इसी लेजिस्लेचर को आंसरेबल है, बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आंसरेबल है। तो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट का सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, ऐसा पूछा जा सकता है, जैसा आज एग्जिस्ट करता है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, अब ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये कैबिनेट मिशन प्लान आए मार्च महीने में, मार्च अप्रैल का समय है। उसके पहले इंडिया में जनवरी 1946 में इलेक्शंस हो चुके हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के। So the Constituent Assembly of India was elected as per the Cabinet Mission Plan of 1946. Its members were elected by the Constituent Assembly के. Its members were elected by the new provincial assemblies formed after the 1946 Indian provincial elections held in January. The interim government of India was formed on 2nd September 1946. वो Council of Minister या Cabinet सितंबर 1946 में बनी from the newly elected members of the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों में से। ऑन 15 अगस्त 1947 द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड द डोमिनियन ऑफ इंडियाज लेजिस्लेचर। 15 अगस्त से वही लेजिस्लेचर हो गई। नेहरूज कैबिनेट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडेड वन वुमेन अमृत कौर एंड राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। कंट्री वर्सेस नेशन समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था। इसके पार्ट 2 में हम कंट्री वर्सेस नेशन समझाएंगे। थैंक यू सो मच।